नमस्कार। और आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत दिलचस्प स्रोत है, एक संवाद का अंश है ये, अध्याय 31 से। हाँ, नमस्कार। और ये अंश वाकई खास है क्योंकि इसमें ना आत्मनिरीक्षण के कुछ बड़े अनोखे तरीके बताए गए हैं। हाँ, अपनी होने की अवस्था मतलब अपना स्टेट ऑफ बीइंग समझने के लिए। बिल्कुल। और कुछ दार्शनिक बातें भी हैं इसमें। तो हमारा इरादा यही है कि इन तरीकों को, इन विचारों को थोड़ा खोलें, देखें कि ये रोज की जिंदगी में कैसे काम आ सकते हैं। सही, क्योंकि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं लग रही। कुछ तकनीकें तो बहुत सीधी हैं, मतलब कोई भी अपना सकता है। हाँ, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम्म। सबसे पहले जो एक टूल या तरीका आता है, बड़ा अच्छा नाम दिया उसको, जादुई पड़ताल, द मैजिक इंक्वायरी। हाँ, सुनने में ही मजा आता है ना। बिल्कुल। क्या है ये? है बहुत सरल। मतलब कोई भी काम करने से पहले या मान लीजिए किसी सिचुएशन में आप उलझ रहे हैं, तो बस खुद से एक सवाल पूछना है। ओके, क्या सवाल? सवाल है, मेरी आत्मा के एजेंडे से इसका क्या लेना देना है। आत्मा का एजेंडा, ये थोड़ा भारी साउंड करता है। मतलब क्या है इसका स्रोत के हिसाब से? हाँ, देखिए, स्रोत कहता है कि आत्मा का एजेंडा बहुत सीधा सा है। वो है दिव्यता को, या कह लें अपनी असल प्रकृति को, खुद में, खुद के जरिए और खुद के रूप में अनुभव करना, एक्सप्रेस करना। अच्छा, तो ये सवाल पूछते ही ध्यान इस पर जाता है कि जो मैं कर रहा हूं या करने वाला हूं, वो मेरे इस गहरे उद्देश्य से जुड़ता है या नहीं। एक तरह का फिल्टर हुआ ये तो। बिल्कुल सही पकड़ा, एकदम फिल्टर। और इसे जादुई इसलिए कहा गया है क्योंकि आपको फौरन, मतलब तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में ले आता है। और फालतू की चीजों से ध्यान हट जाता है। हाँ, फोकस उस पर आ जाता है जो जरूरी है। आपको ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालता है ये सवाल। ये तो सुनने में तो बहुत पावरफुल है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? मतलब रोज की भागदौड़ में हर काम से पहले रुकना, ये सवाल पूछना, कई बार तो हम बस रिएक्ट कर रहे होते हैं। ये पॉइंट वैलिड है। रोज करना शायद मुश्किल हो, शुरू में मुश्किल हो, लेकिन शायद इसे प्रैक्टिस की तरह देखें। प्रैक्टिस की तरह? हाँ, जैसे दिन में कुछ खास मौकों पर इसे याद करने की कोशिश करें। कोई बड़ा फैसला ले रहे हों या जब बहुत अपसेट फील कर रहे हों, तब पूछें। शायद धीरे धीरे आदत बन जाए। बिल्कुल। और ये जो आत्मा का एजेंडा है, अगर इसे और सिंपल करें तो अपनी भलाई, अपनी शांति, उसे एक्सप्रेस करने से जोड़ सकते हैं। हाँ हाँ, काफी हद तक। अगर दिव्यता शब्द किसी को भारी लगे, तो इसे अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल, अपनी अच्छाई, अपनी शांति, उसे जीना कह सकते हैं। सही। पॉइंट वही है, क्या ये काम मुझे मेरे बेहतर सेल्फ के करीब ला रहा है या दूर ले जा रहा है। ठीक है, तो ये हुआ पहला टूल, जादुई पड़ताल, इंटेंशन से जीने के लिए। अच्छा, अब दूसरा एक बड़ा दिमाग घुमाने वाला आइडिया है इसने। हाँ, वो तो है। सवाल ये उठाया गया है कि क्या कोई इंसान कुछ सोचने से पहले ही ये तय कर सकता है कि वो कैसा फील करेगा या किस स्टेट में रहेगा। ये तो उल्टा लग रहा है। हम तो सोचते हैं पहले कुछ होता है, फिर हम सोचते हैं, फिर फील करते हैं। हाँ, नॉर्मली तो यही होता है, लेकिन स्रोत कहता है कि हमारे ज्यादातर विचार वो असल में नए नहीं होते, ओरिजिनल नहीं होते, मतलब? रिपीट होते हैं। हाँ। हम अक्सर वही सोचते हैं जो हम पहले भी सोच चुके हैं, हजारों बार। अच्छा। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन की ज्यादातर सिचुएशन भी अपने टाइप में रिपीट होती है। जैसे? अरे वही, ट्रैफिक जैम हो गया, ऑफिस में कोई चुनौती आ गई, रिश्तों में कोई नोक-झोंक, हालात बदलते हैं पर पैटर्न अक्सर वही रहता है। अच्छा। तो क्योंकि हमें पता है कि सिचुएशन रिपीट हो सकती है या हम अंदाजा लगा सकते हैं, तो हम पहले से चुन सकते हैं। हाँ, हम पहले से चुन सकते हैं कि अगली बार जब वैसी जानी पहचानी सिचुएशन आएगी तो हमारी होने की अवस्था क्या होगी, हम कैसा महसूस करेंगे या कैसा बर्ताव करेंगे। अरे वाह! जैसे मान लीजिए किसी मुश्किल मीटिंग में जाना है, तो आप पहले से तय कर लें कि मैं शांत रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपने अपनी होने की अवस्था शांत रहना पहले ही चुन ली, सिचुएशन आने से पहले ही। स्रोत में लिखा है कि मास्टर वही है जो ये पहले से चुन लेता है कि वो शांत रहेगा या समझदार या प्रेमपूर्ण। बिल्कुल, जब अगली बार वो सिचुएशन आएगी। लेकिन एक सवाल है, क्या ये अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं हुआ? जैसे गुस्सा आ रहा है पर हम शांत रहने का नाटक कर रहे हैं। नहीं, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। स्रोत का मतलब दबाना या नकली बनना नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो फिर? ये अपनी प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता डेवलप करने की बात है। गुस्सा महसूस हो सकता है, वो नेचुरल है,
पर क्या आप उस गुस्से को अपने ऊपर हावी होने देंगे या आप एक कदम पीछे हटकर शांति या समझदारी से रिएक्ट करना चुनेंगे? ये चॉइस की बात है, सप्रेशन की नहीं। अच्छा, तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस जैसा हुआ, अपनी फीलिंग्स को जानना और फिर तय करना कि उन पर एक्ट कैसे करना है। रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव होना। बिल्कुल सही, प्रोएक्टिव होना, अपनी इंटरनल दुनिया का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। और ये जो बात है कि लाइफ इज ऑन रिपीट, ये हमें अपने पैटर्न पहचानने में मदद करती है, जहां हम बार बार अटकते हैं। हाँ बिल्कुल, और जब पैटर्न पहचान लिया तो फिर उसे बदलने का चुनाव करने की ताकत भी मिलती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। हम खुद को कितना ओरिजिनल समझते हैं, पर शायद हमारे विचार और रिएक्शन उतने ओरिजिनल हैं नहीं। शायद नहीं, और यही समझ हमें बदलने का मौका देती है। सही कहा। अच्छा, चलें अब अगले टूल पर। वो जीवन के 4 मौलिक प्रश्न। हाँ, वो भी बड़े गहरे सवाल हैं और खुद को सेंटर करने में मदद करते हैं। कौन कौन से हैं वो 4 सवाल? पहला, मैं कौन हूँ? Who am I? हाँ। दूसरा, मैं कहाँ हूँ? Where am I? ओके। तीसरा, मैं जहाँ हूँ वहाँ क्यों हूँ? Why am I where I am? राइट। और चौथा, मैं इसके बारे में क्या करने का इरादा रखती हूँ? What do I intend to do about that? अच्छा, ये 4 सवाल तो पात्र कहता है कि इन्हें पूछने से उसे केंद्रित महसूस होता है। हाँ, सेंटर्ड, जैसे रोज के छोटे मोटे ड्रामा उलझनों से ऊपर उठ गया हो। और वो कहता है कि हर पल नए सिरे से जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। हर पल? वो कैसे? शायद मतलब ये है कि जवाब रटे रटाए ना हो, हर बार ताज़ा एहसास हो। मैं कौन हूँ, ये शायद हमारी उस गहरी पहचान की याद दिलाता है जो हालात से परे है। और मैं कहाँ हूँ, ये तो सीधा प्रेजेंट मोमेंट में ले आता है, यहाँ अभी। बिल्कुल, और मैं यहाँ क्यों हूँ, ये हमें उस सिचुएशन के पीछे का शायद कोई उद्देश्य या सबक सोचने पर मजबूर करता है, चाहे वो हमने चुना हो या हमें मिला हो। हाँ, और आखिरी वाला, मैं इसके बारे में क्या करने का इरादा रखता हूँ, ये एक्शन की तरफ ले जाता है, जिम्मेदारी लेने की तरफ। अब क्या वाला सवाल है ये। तो ये चारों मिलके एक तरह का मेंटल चेक इन बन गया। हाँ, कह सकते हैं, आत्मविश्लेषण का फ्रेमवर्क। कब पूछना चाहिए इन्हें? जब खोया हुआ लग रहा हो या रोज की आदत की तरह? स्रोत तो हर पल की बात करता है, जो शायद आइडियल है, पर हाँ, प्रैक्टिकली जब आप कंफ्यूज्ड हो, अटके हुए हो, तब ये बहुत मदद कर सकते हैं। या दिन में 1-2 बार रुककर पूछना भी काफी फायदेमंद हो सकता है। ग्राउंडिंग एक्सरसाइज जैसा। हाँ, स्रोत में ये भी कहा है कि ये प्रैक्टिस इस दुनिया में होकर भी दुनिया का ना होना, इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ इट, वाली स्टेट पाने में मदद करती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप जीवन में पूरी तरह इन्वॉल्व्ड रहें, अपने काम करें, रिश्ते निभाएं, लेकिन इमोशनली डिटैच्ड रहें। डिटैच्ड मतलब उदासीन? उदासीन नहीं, अनासक्त। जैसे आप कोई नाटक देख रहे हो, आप कहानी से जुड़ते हैं, फील करते हैं, पर ये भी जानते हैं कि एक नाटक है, आप उसमें पूरी तरह खो नहीं जाते। अच्छा, तो आप दुनिया में हैं, पर दुनिया के उतार चढ़ाव आपकी अंदरूनी शांति को भंग नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। ये सवाल आपको वो ऑब्जर्वर, वो साक्षी भाव बनाए रखने में मदद करते हैं। ये स्टेट पाना तो कमाल का होगा। अच्छा, इन टूल्स के अलावा कुछ और बेसिक आइडियाज पर भी जोर है। एक बात बार बार आई है कि हम सब पहले से ही जागे हुए हैं, ऑलरेडी अवेक। हाँ, ये बड़ी होप देने वाली बात है। इसका मतलब है कि हमें ज्ञान या शांति के लिए कहीं बाहर नहीं जाना, कुछ खास हासिल नहीं करना। वो सब अंदर ही है। हाँ, वो हमारे अंदर पहले से मौजूद है, हमें बस उस जागे हुए सेल्फ की तरह एक्ट करना शुरू करना है। अच्छा, तो इंतजार नहीं करना ज्ञानोदय का, बल्कि आज अभी से उस समझ के साथ जीना है जो है। बिल्कुल। और ये टूल्स, जादुई पड़ताल, स्टेट चुनना, ये 4 सवाल, ये सब उसी जागे हुए सेल्फ की तरह जीने में मदद करते हैं। और कुछ और बातें भी याद दिलाई गई हैं, जैसे कि आप अपना शरीर नहीं है, मतलब शरीर से कहीं ज्यादा हैं आप। सिर्फ जिंदा रहना आपका मकसद नहीं है, बल्कि दिव्यता की अभिव्यक्ति है। अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को एक्सप्रेस करना। हाँ, और दूसरे को स्वयं के रूप में देखें, मतलब सहानुभूति, एकता, और जीवन शाश्वत है। और इसी शाश्वतता वाले आइडिया से एक बड़ा सुंदर निष्कर्ष निकाला है, क्योंकि जीवन हमेशा है और आप असल में कुछ खो नहीं सकते। तो फिर हर हाल में दयालु, देखभाल करने वाला और आरामदायक होने में डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, ये डर को हटाकर करुणा को लाता है,
फियर बेस्ड लिविंग से लव बेस्ड लिविंग की तरफ। बिल्कुल। और इन सब का निचोड़ एक तरह से स्वतंत्रता की एक नई परिभाषा में दिखता है। हाँ, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्रोत कहता है सच्ची आजादी वो नहीं जो हम सोचते हैं कि जो चाहते हो वो पाना नहीं, हाँ, बल्कि सच्ची स्वतंत्रता है जो मिलता है उसे चाहना। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब हालात बदलने की कोशिश करने के बजाय जो हैं उन्हें स्वीकार करना, उनमें खुश रहना। हाँ, ये एक्सेप्टेंस और कंटेंटमेंट की स्टेट है। ज्यादातर लोग सोचते हैं आजादी तब मिलेगी जब बाहर सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ये कह रहा है आजादी तो अंदर की अवस्था है जो बाहर क्या हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन फिर वही सवाल, क्या इसका मतलब है कि अन्याय हो रहा हो, कुछ गलत हो रहा हो तो उसे भी बस चाहने लगें, बदलने की कोशिश न करें? नहीं नहीं, मुझे लगता है जो मिलता है उसे चाहना का मतलब पैसिव हो जाना या अन्याय सहना नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या है? ये है कि पहले उस रियलिटी को स्वीकार करना जो अभी है, बिना कड़वाहट के, बिना रेजिस्टेंस के, और फिर उस शांति की अवस्था से आप बदलाव के लिए ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम कर सकते हैं। अच्छा, याद है वो चौथा सवाल, मैं इसके बारे में क्या करने का इरादा रखता हूँ? एक्सेप्टेंस का मतलब हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं है, बल्कि शांत मन से सही एक्शन लेना है। ओके, ये क्लैरिफिकेशन जरूरी था। तो एक्सेप्टेंस पहला कदम है, आखिरी नहीं। बिल्कुल। और इन सब बातों को जानने के बाद स्रोत कहता है सबसे जरूरी है इन्हें लागू करना, जीना। हाँ, सिर्फ जानना काफी नहीं है, और लागू करने का एक बड़ा अनोखा तरीका बताया है। हाँ, किसी और को इसे लागू करने में मदद करना। है? ये कैसे? हम खुद सीख रहे हैं और दूसरों को सिखाएं? सुनने में अजीब लगता है ना, पर सोचिए जब हम कोई चीज दूसरों को समझाते हैं, हाँ, तो वो हमारे अपने दिमाग में सबसे ज्यादा क्लियर होती है। हाँ, हम खुद उसे सबसे अच्छे से समझते हैं और जी पाते हैं। हाँ, ये बात तो है। टीचर्स भी कहते हैं पढ़ाने से खुद सीखते हैं। बिल्कुल। पात्रे इसे पूरा चक्रीय प्रक्रिया कहता है। देना और पाना एक ही साइकिल का हिस्सा है। जब आप ज्ञान बांटते हैं तो आप खुद सबसे ज्यादा पाते हैं। इंटरेस्टिंग। और अंत में वो पात्रे महसूस करता है कि उसे सुना और मदद की गई है। हाँ, ये फीलिंग उसके लिए जरूरी होती है। हाँ, बिल्कुल। जब हमें लगता है कि कोई हमें समझ रहा है, सुन रहा है, मदद कर रहा है, तो हमारे अंदर भी बदलाव की हिम्मत आती है। ये ह्यूमन कनेक्शन बहुत जरूरी है। तो अगर हम आज की इस बातचीत को समेटें, हमने कुछ प्रैक्टिकल टूल्स देखे, जादुई पड़ताल, हाँ, जो हमें उद्देश्य से जोड़ती है, फिर सोचने से पहले अपनी होने की अवस्था चुनने का आइडिया, जो हमें प्रोएक्टिव बनाता है, और वो जीवन के 4 मौलिक प्रश्न जो हमें सेंटर करते हैं। ये सब हमें ज्यादा जागरूक, ज्यादा सचेत जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। और साथ ही स्वतंत्रता की वो नई परिभाषा समझी जो बाहरी हालात पर नहीं, अंदरूनी एक्सेप्टेंस पर टिकी है। हाँ, और वो गहरे विचार, हमारी असली पहचान, जीवन की नित्यता, करुणा का महत्व, ये सब जानने के साथ साथ जीने की बात है। लेकिन जैसा अक्सर होता है गहरी चर्चाओं में, अंत में एक सवाल रह जाता है। हाँ, स्रोत का अंत भी एक अनसुलझे सवाल से होता है। क्या है वो? वो पात्र जिसने ये सब ज्ञान लिया, वो आखिर में एक पारंपरिक सोच पर सवाल उठाता है। वो पूछता है कि ये जो बात होती है स्वर्ग जाने की या ईश्वर के पास घर वापस जाने की, उसका क्या? अच्छा, मतलब ये कि अगर मृत्यु सिर्फ एक अवस्था बदलना है, फिजिकल से स्पिरिचुअल, जैसा पहले बताया गया था, तो फिर ये घर वापसी वाली बात कहाँ से आई? क्या ये दोनों बातें अलग हैं या एक ही हैं? ये सवाल तो सोचने वाला है। हाँ, स्रोत इसका कोई पक्का जवाब नहीं देता, इसे बस सोचने के लिए छोड़ देता है। तो ये एक पॉइंट है जिस पे आगे विचार किया जा सकता है। मृत्यु और उसके बाद क्या होता है, इस बारे में स्रोत का नजरिया क्या है, इस पर और सोचा जा सकता है। बिल्कुल। ये याद दिलाता है कि ज्ञान की यात्रा कभी खत्म नहीं होती, हमेशा कुछ और होता है जानने को, समझने को। इस गहरे संवाद के विश्लेषण में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये विचार, ये टूल्स आपको आगे सोचने के लिए कुछ मसाला देंगे। हाँ, और शायद अपने जीवन में कुछ नया आजमाने की प्रेरणा भी। धन्यवाद।